हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है बेसिक ऑफ सेल्स अ गुड एक्ट्स आपको समझ में आया होगा। सेक्शन 4(1). तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगले सेक्शन को पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। अब देखते हैं कि गुड्स भी कितने टाइप के होते हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा है कि क्या गुड्स है क्या गुड्स नहीं है। अब देखना है कितने तरह के गुड्स होते हैं। और आपकी स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहे हैं। सर गुड्स होते हैं 6 तरह के। ठीक है, मोटी मोटी कैटेगरी देखी जाए, है ना। 1 2 3 4 5 6, बस 4 5 6। ठीक है ना। इसलिए 6 तरह के गुड्स बनाए तो भैया कानून बनाने वालों ने सेक्शन भी क्या बना दिया, 6 बना दिया। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो सेक्शन 6 इसलिए 6 तरह के गुड्स। तो क्या याद रखेंगे, गुड्स कितने तरह के होते हैं, किसमें लिखा गया है, सेक्शन 6 में लिखा गया है। अब सर सबसे पहली बात आती है, यहां से शुरू करेंगे, यहां से। ठीक है, तभी बात समझ में आएगी। सबसे पहली बात, सर ये एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से हों। यानी अगर आपको ये गाना सुनाई दे, नजर के सामने शाम नजर के सामने जिगर के पास। समझ गए। अगर कोई भी गुड्स आपके बिल्कुल इस गाने की तरह किसके सामने है, नजर के सामने है और जिगर के पास है, तो भैया नजर के सामने जिगर के पास, राइट। तो वो गुड्स हमेशा क्या होंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स, यानी आपकी आंखों के सामने वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पेन आपको और मुझे दिख रहा है और मुझे पसंद आ रहा है। जिगर के पास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पसंद है, मैं खरीदूंगा। सर इसे मैं खरीदूंगा, मुझे जिगर के पास रखना है कि नहीं बात। तो ये क्या है, नजर के सामने और जिगर के पास है, क्योंकि मैं इसे खरीदने वाला हूं। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, जब मैंने मोबाइल लिया या आपने अपना मोबाइल लिया होगा, तो ये मोबाइल आपको पसंद आया होगा, इसलिए ऐसा मोबाइल आपने लिया होगा। तो ये क्या है, नजर के सामने है और जिगर के पास है, मुझे पसंद आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, एग्जिस्टिंग गुड्स, जिसको मैं जस्ट अभी देखकर, जांच कर, परख कर खरीदने वाला हूं। सर समझ गए बात, बहुत ही मजेदार बात थी ये। तो अगला आता है फ्यूचर। फ्यूचर गुड्स कौन से होंगे, फ्यूचर गुड्स। ठीक है ना, यानी जैसे होता ना जन्मों के वादे, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, जन्मों का वादा कर लिया, यानी कि भैया इस जन्म का तो पता नहीं, अगले जन्म में भी भैया हम तुम्हारे साथ हैं। समझ ना बात। तो अगर मैं कल का वादा कर रहा हूं, अगले 1 घंटे का वादा कर रहा हूं, परसों का वादा कर रहा हूं, 1 महीने के बाद का वादा कर रहा हूं, और वो सामान मैं तब बनाऊंगा या आपको बना के बेचूंगा, तो वो क्या कहला जाएंगे, फ्यूचर गुड्स। जैसे कि आपने केक का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, भूख लग रही है, आपने कहा छोले भटूरे खाएंगे, छोले भटूरे। तो जो छोले भटूरे बनाने वाला जो होगा, वो भटूरे पहले से बना के रखता है, भैया कल बना लिए थे, और छोले छोले बनाए थे 2015 में, है ना, अब तक चल रहे हैं, उन्हीं से निकाल निकाल के चला रहे हैं। नहीं ना, आप क्या होंगे, सामने बनाएंगे या फिर आपको बना के देंगे। तो वो क्या हुए, फ्यूचर गुड, जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। ठीक है, कंटीजेंट तो आपका बहुत ही चहेता है, याद आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंटीजेंट गाना भी सुनाया था मैंने आपको, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। याद आ गया ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। ठीक है, कंटीजेंसी, ऐसी गुड्स भी अगर हम किसी कंटीजेंट इवेंट पर डिपेंड कर देते हैं, और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हमेशा टाइटैनिक का। टाइटैनिक आया तो मैं अपनी सारी वॉचेस, घड़ियां तुम्हें बेचूंगा। तो ये तो गुड्स का भी तो कंटीजेंसी हो गई कि वो टाइटैनिक के आने पर घड़ी बेचूंगा, तो वो कंटीजेंसी क्रिएट होगी, तो हम क्या बोलेंगे, कंटीजेंट गुड्स। यानी कि जब टाइटैनिक आएगा तो सारी घड़ी बेचूंगा। तो घड़ी क्या हो गई, घड़ी घड़ी हो गई, वॉचेस हो गई कंटीजेंट गुड्स, कि जब वो आएंगी तब वो बेची जाएंगी। टाइटैनिक नहीं आया तो नहीं बेचूंगा, तो दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स, जो किसी फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट पर डिपेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो
एग्जिस्टिंग गुड्स के भी क्या होंगे, 3 टाइप, पहले पढ़ेंगे ये, है ना, डिटेल में बताऊंगा अभी। अनअसर्टेन गुड्स, किस पे फोकस करना है, अनअसर्टेन, अनअसर्टेन। दूसरा, अन वर्ड को काट दिया और क्या बन गया, असर्टेन, असर्टेन गुड्स, ठीक है। और तीसरा, स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है ना, जो स्पेसिफिकली जिसकी हम बात करेंगे। आगे बात समझ में आ चुकी होगी। तो अब देखते हैं ध्यान से कि भाई गुड्स कितने तरह के होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, पहले हम पढ़ेंगे अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। तो ध्यान से देखना, ध्यान से, अनअसर्टेन गुड्स क्या, क्योंकि आपके साथ ऐसा ही होता है, आपके क्या, हम सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखो, तुम एक शोरूम पे गए, गाड़ियां ही गाड़ियां थी, वहां गाड़ियां ही गाड़ियां, याद आ गई ना मूवी, ठीक है, गाड़ियां ही गाड़ियां थी, दूर दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, देखो जहां तक नजर जा रही है गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, ठीक है। तुमने अभी सिर्फ गाड़ियों को देखकर मन को तो, अरे वाह यार इतनी सारी कार्स, इनमें से तो लेके जाऊंगा आज, एक तो लेके जाऊंगा इनमें से, ठीक है। मोबाइल खरीदने गए तुम अपना, राइट, अगर शोरूम पे जाके ले रहे हैं, शोरूम गए मोबाइल के, मोबाइल ही मोबाइल डिस्प्ले हो रहे हैं, अलग अलग तरह तरह की भांति भांति प्रकार की कंपनी के मोबाइल डिस्प्ले है। तुमने कहा आज मोबाइल खरीदने आऊं, एक तो लेके जाऊंगा इनमें से, राइट। जैसे ही तुमने बहुत सारे गुड्स की भरमार देखी, लेकिन तुम उन्हें देख के खुश तो हो रहे हो, लेकिन तुमने अभी उसमें से कोई चूज नहीं किया। अभी तुम मन बना रहे हो, ये वाली कार तुम्हें कौन सी बढ़िया लग रही है, क्या कह रहे हो, सर मुझे ये वाली बढ़िया लग रही है, पर्पल वाली, है ना, मुझे ये वाली बढ़िया लग, येलो येलो डटी फेलो, ठीक है। तो तुम कह रहे हो अभी तो बढ़िया लग रही है, ये वाली अच्छी लग रही है, वो वाली अच्छी लग रही है, यार ये वाली भी सही लग रही है कि नहीं बात। इसका मतलब तुम जब शोरूम में घुसते ही तुम्हें जब बहुत सारे गुड्स दिखे, तो वो गुड्स तुम्हारे लिए पता क्या बनेंगे, अनअसर्टेन गुड्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई और बहनों, अनअसर्टेन गुड्स बनेंगे। यकीन ना आए तो डेफिनेशन देख लो, दीज आर द गुड्स विच आर नॉट, ठीक है, क्या लिखा है, दीज आर द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड, ठीक है ना, विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड, यानी कि जो भी आइडेंटिफाई भी नहीं किए गए, आइडेंटिफाई मतलब जिन्हें मैंने अभी पिक नहीं किया, चूज नहीं किया, और नॉट एग्रीड, ना ही उसके बारे में मैंने एग्री किया है कि भाई मैं ये वाली कार लूंगा या ये वाली कार खरीदूंगा, ठीक है ना, मैंने कभी एग्री नहीं किया। तो ना मैंने अभी चूज किया, आइडेंटिफाई किया, और ना मैंने उसके ऊपर एग्रीमेंट किया, ठीक है ना। तो वो गुड्स क्या बनेंगे, अनअसर्टेन गुड्स। तो एक बात ध्यान रखना, अनअसर्टेन गुड्स में क्या होता है, आपके सामने स्टॉक पड़ा होता है बहुत ज्यादा, या किसी लॉट में बहुत ज्यादा गुड्स पड़े होते हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या होते हैं, अनअसर्टेन होते हैं। अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी आप उसमें से छांटेंगे, गुड्स निकालेंगे, फिर उसमें चूज करेंगे, भैया ये गुड्स मुझे पसंद आ रहे हैं। लेकिन शोरूम में घुसते ही जो भी आपके सामने डिस्प्ले है ना, बस वो क्या है, आंख बंद करके अनअसर्टेन गुड्स है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, ए ने कहा बी को कि भाई मैं एक कार बेचूंगा, लेकिन वो कार कहां से बेचूंगा, लॉट ऑफ 10 कार्स, यानी उसके पास बहुत सारी कार है, मान लो 10 कार है, 10 में से भाई एक बेच दूंगा, लेकिन ये नहीं बता रहा वो कौन सी बेचूंगा, ठीक है। बायर ने भी अभी चूज नहीं किया कि मैं ये वाली खरीदूंगा या ये वाली खरीदूंगा, इस पे यही मुझे बेचनी है, बेचना तुम इसके पैसे में लगाओ, बताओ कितने लगाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसने बोल दिया भाई तेरे को मैं कार बेच दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लाइंग इन द शोरूम, इट इज अ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। तो आप उसे बोलेंगे भैया ये सेल की तरफ जो बढ़ रही है बात, वो अनअसर्टेन गुड्स की, बिकॉज सबसे डेंजर बात क्या लिखी है, बिकॉज इट इज नॉट नोन विच कार, कौन सी कार का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और कौन सी कार, है ना, बेची जाएगी, समझे ना बात। लेकिन फिर क्या होगा, एज सुन एज पर्टिकुलर कार इज सेपरेटेड, जैसे ही किसी कार को आप इस लॉट में से सेपरेट कर लोगे, तुम कहोगे भैया ये वाली जो कार है ना, ये वाली कार निकाल लो बाहर, ठीक है ना, इसे मत देना किसी को भी, इसे मैं खरीदूंगा, राइट, इसके कीमत बताओ, इसके पैसे बताओ कितने लोगे। जैसे वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगी, वो अनअसर्टेन से क्या बन जाएगी, असर्टेन, अनअसर्टेन से असर्टेन बन जाएगी, ठीक है ना। या फिर
जब आप उसे खरीद लोगे, जब उसे खरीद लोगे तो खरीदते टाइम पे वो क्या कहलाई जाएगी, स्पेसिफिक गुड्स कहलाई जाएगी, क्योंकि आप इसी कार को खरीद रहे हो, इसी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही कि मुझे ये वाली कार चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, कॉन्ट्रैक्ट करते ही वो क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से कुछ धुंधला धुंधला सा इतनी बात तो समझ में आती है कि जो हम चूज कर लेते हैं वो अनसर्टेन हो जाती है, और जिसे हमारे घर पे पहुंचा दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है, जिसे हम घर ले जाते हैं, वो स्पेसिफिक हो जाती है। ठीक है ना, तो जिसे चूज कर लिया वो असर्टेन, और जिसे घर ले गए वो स्पेसिफिक। आइए बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं सर, ये तो हो गई हमारी बात किसकी, अनअसर्टेन गुड्स की। चलते हैं दूसरे गुड्स की तरफ। अब आती है बात असर्टेन, है ना, क्या लिखा है, असर्टेन गुड्स। ध्यान से देखेंगे। अब अनअसर्टेन में से अगर मैं ए एन को, है ना, सॉरी यू एन को, अन को काट दूं तो क्या बन जाएगा, वो असर्टेन गुड्स। ठीक है, अब समझना ध्यान से, एक खतरनाक वर्ड जिसके बिना एग्जाम में नंबर मिलने ही नहीं है, कुछ भी कर लो नंबर मिलेंगे ही नहीं, है ना, वो वर्ड क्या है, बहुत सारे लॉट में से, आउट ऑफ द लॉट, बहुत सारे लॉट में से, मास क्वांटिटी में से, लॉट में से, ठीक है, क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड कर ली। ठीक है ना, क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर ली मतलब आपने कुछ क्वांटिटी छांट ली, निकाल ली, ठीक है, और अलग से रख दी, सेट असाइड, यानी अलग से रख दी कि भाई ये मेरे हैं, इन्हें मैं खरीदूंगा। अगर कार का एग्जांपल लें तो आपने उनमें से एक कार निकाल ली कि भैया ये मेरी कार है, इसे मैं खरीदूंगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं, कितना मोल भाव है, लोन कितना हो जाएगा, एसेसरीज के क्या पैसे हैं, है कि नहीं बात, और वारंटी कितनी है, जब बेचूंगा तो रीसेल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये सारी बातें हम उसको घर फिलहाल से साइड कर लो, क्योंकि मैं इसे खरीदूंगा, है ना। तो जो कार, यो गुड्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए, है ना, हिंदी बोलते जो छांट लिए अलग से, है ना, लॉट में से निकाल लिए, राइट, और अलग से रख दिए, ठीक है, कि हम उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फॉर द गिवन कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सेल परचेज कर रहा हूं, तो मैं इस कार के इस गुड्स का करूंगा, तो वो क्या बनेंगे, असर्टेन गुड्स। यानी हिंदी में इन शॉर्ट, लॉट में से आपने 2-3 गुड्स निकाल लिए, एक कार निकाल ली, है ना, घड़ी खरीदने मतलब 5 घड़ियां निकाल ली, तो जिन घड़ी को, कार को, गुड्स को निकाल लिया और अलग से रख दिया कि मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, असर्टेन गुड्स। शोरूम में घुसते इतने सारे गुड्स रखे हैं, अनअसर्टेन, उनमें से कुछ निकाल लिए, असर्टेन, राइट। देखो एग्जांपल भी लिखा है, अ होलसेलर ऑफ शुगर हैज 100 पैकेट्स। कितने पैकेट हैं सर, 100 पैकेट हैं उसके पास। कहां रखे हैं, गोडाउन में रखे हैं, राइट। उसने क्या किया, उसने कहा 50 पैकेट बेचने के लिए मैं रेडी हूं भाई, 50 खरीद ले। और सबसे खतरनाक बात, जिसका कलर भी मैंने डिफरेंट कर रखा है, सेलेक्टेड एंड सेट असाइड, 5 को सिलेक्ट कर लिया, 50 को सिलेक्ट कर लिया और अलग से रख लिया, यानी छांट के अलग से रख लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स एक्सट्रैक्टेड। 50 क्या कर दिए, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और उन्हें अलग से रख दिया, यानी सेट असाइड कर दिया। ऑन सिलेक्शन ऑफ गुड्स, जैसे ही 50 गुड्स मैंने अलग से रख लिए, सेलेक्ट कर लिए, वो क्या बन गए, वो बन गए असर्टेन, है ना, क्या बन चुके हैं, असर्टेन हो चुके हैं। आइए बात समझ में आ चुकी होगी। सबसे पहले अनअसर्टेन और फिर क्या है, असर्टेन। अब आती है बात, सर स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है। देखो क्या लिखा है, दीज आर द गुड्स, समझना ध्यान से, जो एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाइड, जो मैंने आइडेंटिफाइड, जिन्हें मैंने ये कह दिया मैं ये खरीदूंगा। और सबसे खतरनाक वर्ड जिसके बिना नंबर नहीं मिलेगा, जो बहुत जरूरी है पहचानने के लिए, एग्रीड अपॉन, यानी जिसका मैं क्या कर रहा हूं, एग्रीड अपॉन का मतलब यह हुआ उन गुड्स का मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। दीज आर द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, कॉन्ट्रैक्ट किया एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ठीक है, यानी जिन गुड्स का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्री कर लिया, उनको निकालने के बाद, छांटने के बाद, तो वो गुड्स क्या बनेंगे, बिल्कुल एग्जिस्टिंग गुड्स, कि भाई इन गुड्स का मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसे मैं घर लेके जाऊंगा, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान समझना, अगर मैंने
मान लो नहीं पैकेट की बात करते हैं, 100 पैकेट में से 50 छांट लिए, अलग कर लिए, ठीक है। फिर मैंने मान लो 50 ही खरीद भी लिए, तो सोचो 100 क्या बने, ध्यान से बताओ 100 क्या बने, 100 बने हमारे अनअसर्टेन, जिसमें से 50 छांट लिए, ठीक है ना, और अलग से रख दिए, सेट असाइड, 50 क्या बने असर्टेन। और इन्हीं 50 को मैंने खरीद लिया, क्योंकि इन्हीं 50 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये मुझे खरीदने हैं, तो ये 50 ही क्या बन गए, ये 50 बन गए स्पेसिफिक गुड्स। आइए बात समझ में आ रही होगी, है ना। अनअसर्टेन 100, 50 छांट लिए, असर्टेन 50 को ही खरीद लिया, स्पेसिफिक, ठीक है, राइट। अब चेक करो, कुछ बच्चों के दिमाग में है ना, घुटने से चीख चीख की आवाज आ रही है, सर मान लो मैंने 50 छांटे और 50 अलग रख लिए, लेकिन इन 50 में से मैंने सिर्फ 40 बाय किए, 40 ही खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो सिंपल, इसमें दिक्कत क्या है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई और बहनों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100 अनअसर्टेन, 50 छांट लिए, अलग से रख दिए, ठीक है ना, क्या बन गए असर्टेन। 40 जब खरीदे तो 40 क्या बनेंगे, वो 40 बनेंगे स्पेसिफिक गुड्स। समझना की बात, राइट। तो बस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझो कि क्या लिखा है, सारी बातें क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल भी यही है, एग्जाम्पल बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। मिस्टर लट्टू क्या कह रहे हैं, मिस्टर लट्टू के पास 3 तरह की कार है, 3 डिफरेंट कार्स, ठीक है। एक होंडा कार है, एक टाटा नैनो है और एक मारुति, राइट। लट्टू है तो डोरी आई उनके पास, डोरी क्या बोल रही है, डोरी कह रही है कि मुझे मारुति कार दे दो 5 लाख रुपए में, और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, मैं तुम्हारी मारुति कार 5 लाख में खरीद रही हूं। उन्होंने क्या किया, एग्रीड, क्या वर्ड लिखा है, एग्रीड, कि भाई मैं 5 लाख रुपए में तुम्हारी मारुति कार खरीद रही हूं। तो स्पेसिफिकली मारुति कार के बारे में बात चल रही है और उसका ही एग्रीमेंट हो गया और वही खरीदा जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे मैंने खरीद लिया, जिसे खरीदने का क्या कर लिया, वादा कर लिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। दूसरा एग्जांपल भी देखो क्या लिखा है, एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स, ठीक है। एक गुड जो मैंने स्पेसिफिकली छांट लिया और फिर से वही बात, फाइनली वही डिसाइड किया यही खरीदना है, फाइनली यही खरीदना है, ठीक है ना, और उसके ऊपर अड़ गए, भैया यही खरीदना, इसे पैक कर दे बस। तो भैया जैसे ही आपने बोला ये खरीदना, इसे पैक कर दे, तो बस वही क्या बन गया तुम्हारा, स्पेसिफिक गुड्स बन गया। जैसे आपने कहा आईफोन 11 ही लेना है, एलजी की वॉशिंग मशीन 5 kg वाली ही लेनी है, मॉडल नंबर यही लेना है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा स्पेसिफिक गुड्स। ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गुड्स में एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं। और एग्जिस्टिंग गुड्स में भी 3 तरह के गुड्स होते हैं, एक अनअसर्टेन, आप समझ चुके हैं, दूसरा असर्टेन, और जिसको मैंने एग्रीड अपॉन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो स्पेसिफिक गुड्स। ये बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। अब अगले 2 गुड्स कौन से आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है हमारे नोट्स में। फ्यूचर, जो मैं आपको समझा ही चुका हूं, जिसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, फ्यूचर, ठीक है। आपने छोले भटूरे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो बनाएगा, अगले आधे घंटे में आपके पास आ जाएगा, वो कहेगा सर वेट कीजिए, 15-20 मिनट में बिल्कुल ताजे ताजे बन के आपकी टेबल पे रखे जाएंगे, आराम से खाना मजे मजे में, ठीक है, राइट। दूसरा केक, अगले हफ्ते बर्थडे है आपका, आपने केक का ऑर्डर कर दिया, फोटो केक लेना है, कौन सा केक, फोटो वाले केक चल लेना, आजकल अपनी फोटो चिपका दिया आपने उसके ऊपर, तो अगले हफ्ते आपके बर्थडे वाले दिन आपको मिलेगा, तो वो तब बनाएंगे ताजा ताजा फ्रेश केक, तो वो फ्यूचर गुड्स है। सिंपल सी बात, फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स, सबसे खतरनाक वर्ड, इस पे ध्यान दें भाई और बहनों, इस पे ध्यान दें, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस या बनाए जाएंगे, और एक्वायर्ड या फ्यूचर में लिए जाएंगे बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि वो गुड्स फ्यूचर गुड्स कहलाए जाते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बनाया जाता है। केक वही तो हुआ भाई और बहनों, केक वही तो हुआ, पहले आपने केक का कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको पता ही वो क्या लेते हैं,
एडवांस लेते हैं, ठीक है। बीकानेर हल्दीराम पे जाओगे तो छोले भटूरे के लिए पहले आपको एडवांस देना पड़ेगा, फिर वो क्या करते हैं, वो आपको स्लिप देते हैं, ठीक है। तो वो केक का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगले हफ्ते इस दिन मैं इस समय पे शाम को आऊंगा, आप मुझे दे देना। तो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो केक क्या होगा, बनाया जाएगा या प्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्या बनेंगे, फ्यूचर गुड्स। एग्जाम्पल देख लो, यही लिखा है, ठीक है ना। दत्तों ने क्या किया बत्तों को, कि जो भी मेरे यहाँ क्रॉप यानी फसल होगी हरियाणा में, मैं तुम्हें 5 लाख में बेचूंगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फ्यूचर। तो ये फ्यूचर गुड्स हुआ। और नलायक को फ्यूचर गुड्स की वजह से ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। सेल नहीं बोलोगे आप, इसे क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे सर एग्रीमेंट टू सेल। तो देखो यही बात ये लिखी, देयर कैन बी एन एग्रीमेंट टू सेल ओनली। ये एग्रीमेंट टू सेल है क्योंकि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में तो जो गुड्स आपके सामने रखे हैं उसी को आप क्या करते हो, खरीदते बेचते हो। तो हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। देयर कैन बी नो सेल, समझ गए बात, क्योंकि सेल तो अभी हुई नहीं है, वो तो एक हफ्ते बाद जब आप केक लेके आओगे तब एक्चुअली में गुड्स सेल होंगे, अभी तो आपने सिर्फ बुकिंग का एडवांस दिया है, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर गुड, बिकॉज मैन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट ही डज व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। जो चीज अभी हमारे आंखों के सामने है ही नहीं, नजर के सामने, जिगर के पास अगर है ही नहीं, तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, उसको आप बेच कैसे सकते हैं। जो है ही नहीं उसे कैसे बेच दोगे, वो तो फ्यूचर में आएगी ना, फ्यूचर में केक बनेगा ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन सेल, नहीं एग्रीमेंट टू सेल। समझा के बाद बहुत ही मजेदार था। अमूल देखो क्या कह रहा है, अमूल कह रहा है बूस्ट कंपनी को कि भाई मैं तुम्हें अपने यहाँ के सारे मिल्क बेचूंगा, है ना, ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर क्या होगा, फ्यूचर गुड्स, आने वाले सालों में जो गाय माता दूध देंगी वो क्या होगा, फ्यूचर में बेचा जाएगा। तीसरा फ्रूटी जो क्या, फ्रूटी फ्रूटी, और दूसरी कौन होगी, फ्रूटी है तो भाई दूसरा बंदा माजा ही होगा, माजा, ठीक है, राइट, माजा यार। फ्रूटी एग्री टू सेल माजा ऑल मैंगोज विच विल बी, सबसे खतरनाक वर्ड, यानी कि सिंपल सी बात है, इंग्लिश के शब्दों पे ध्यान देना है, फ्यूचर टेंस को पहचानना है। फ्यूचर में होने वाले जो भी गुड्स होंगे, ठीक है, आने वाले समय में, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल कहलाया जाएगा। और वो गुड्स क्या कहलाए जाएंगे, एक तो वो गुड्स कहलाए जाएंगे फ्यूचर गुड्स, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को प्यार से क्या नाम देंगे, इस प्यार को क्या नाम देंगे, इस प्यार को नाम देंगे एग्रीमेंट टू सेल। समझा गया ना बात। तो सिंपल, फ्यूचर में जो गुड्स बनेंगे जिसके बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो गुड्स कहलाए जाते हैं फ्यूचर गुड्स। और ये तो बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है। वो गाना याद आ रहा होगा, अगर तुम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और बिल्कुल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही है, अगर टाइटैनिक वापस आया, टाइटैनिक वापस आया हिचकोले खाता हुआ समुद्र से, तो मैं तुम्हें सारी घड़ियां बेच दूंगा। याद आ गया। तो घड़ी जो बेच रहा हूं इसके ऊपर डिपेंड होगी, टाइटैनिक के आने पर। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 31 बहुत ध्यान से आपने समझा होगा, तो वही केस यहां लगता है। उन गुड्स को जो टाइटैनिक में सवार होके आ रहे हैं, है ना, तो जैसे वो आएंगे मैं वो गुड्स तुम्हें बेचूंगा, तो वो गुड्स क्या बन गए, वो गुड्स, वो वॉचेस, वो घड़ियां, वो गुड्स क्या बने, कंटीजेंट गुड्स बने, जो किसी इवेंट पर क्या हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं। याद आ रहा होगा, ठीक है। मान लो भैया ये ए है और बी है, कॉन्ट्रैक्ट किया किसका, कि भाई मैं घड़ी बेचूंगा। बी क्या कह रहा है, ठीक है भाई सब पैसे ले लेना, कोई टेंशन नहीं, पैसे की टेंशन नहीं है। लेकिन इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड किस पे हो गया, ये डिपेंड हो गया टाइटैनिक के आने पर, ठीक है ना। किस पे डिपेंड हो गया, टाइटैनिक के आने पर। तो अगर ये टाइटैनिक के आने पर डिपेंड हो चुका है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये फ्यूचर अनसर्टेन हैपनिंग इवेंट,
दैट इज कॉल्ड, जो घड़ियां, जो घड़ी टाइटैनिक पे रखकर आ रही हैं वो क्या बनेंगी, कंटीजेंट गुड्स बनेंगी। समझ गए बात? हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो देखो क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं कंटीजेंट गुड्स सेक्शन 6 टू सेक्शन 6 याद रखो, सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दीज आर द गुड्स दैट एक्विजिशन ऑफ विच बाय सेलर डिपेंड अपॉन, क्या लिखा है, डिपेंड अपॉन कंटीजेंसी which may or may not happen, section 31 of Contract Act ऐसी बात कहता है। like future goods, in case of contingent goods, future goods की तरह ही जब contingent goods की बात करेंगे, प्रॉपर्टी अभी पास नहीं हुई है, प्रॉपर्टी नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे थोड़ी पास हुई है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें घड़ी बेचूंगा, घड़ी बेचूंगा, अगर टाइटैनिक आया तो क्या मैंने तुम्हें घड़ी बेच दी? नहीं ना, घड़ी बेचूंगा। तो फ्यूचर गुड्स की तरह ही घड़ी भी कब बिकेंगी, जब टाइटैनिक आएगा। तो बात तो फ्यूचर की है, पर टाइटैनिक के ऊपर डिपेंड हो गई, ठीक है ना, राइट। बट इन फ्यूचर देखो एग्जांपल देखो, पहले वही जो घड़ी का है, ए एग्रीड टू सेल ऑल द वॉचेस, घड़ी बेचूंगा, ठीक है, जो चेन्नई आने वाली है, इफ देयर इज नो साइक्लोन, अगर कोई तूफान नहीं आया, या मैं यहाँ का लिख देता अगर टाइटैनिक आया, एक ही बात है, अगर तूफान नहीं आया तो बेचूंगा। अब घड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ, घड़ी बेचने का, डिपेंड किस पे कर दिया, डिपेंड कर दिया साइक्लोन के ना आने पर। तो ये क्या बन गए, वो घड़ी क्या बन गई, वो घड़ियां बन गई कंटीजेंट गुड्स। दूसरा देखो मजनू क्या कह रहा है, मजनू कह रहा है लैला को, ठीक है भैया, मजनू लैला को तो कहेगा, मजनू कह रहा है लैला को कि मैं पिकासो की पेंटिंग बेचूंगा अगर वो खरीद पाया ट्रू ओनर से। यानी कि मजनू ने लैला से बोला कि मैं तेरे को पेंटिंग बेच दूंगा बहन, ठीक है, बस बेच तभी पाऊंगा अगर एक्स ने मुझे बेच दी। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ, पेंटिंग बेचने का, डिपेंड किस पे हो गया, एक्स के मुझे बेचने का। तो क्या बन गया, वो पेंटिंग क्या बनी, वो पेंटिंग बन गई कंटीजेंट गुड्स। ये बात समझ में आ चुकी होगी सर, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला एग्जांपल, एक्स एग्री टू सेल वाई ऑल क्रॉप्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर इफ जेड, सबसे खतरनाक वर्ड ये है, इस पे ध्यान देना, इफ जेड, अगर जेड एक्स को बेच दे, यानी अगर जेड एक्स को बेचेगा तब एक्स उसे बेच पाएगा वाई को। तो बताओ, दिस एग्रीमेंट टू सेल द कंटीजेंट गुड्स बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप डिपेंड अपॉन सेल बाय जेड, क्योंकि उसके बेचने का कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा हो पाएगा जब जेड वो गुड्स एक्स को बेचेगा। यानी कि एक्स का बेचना क्या हो गया, डिपेंड है ना, हो गया जेड से खरीदने पर, कि जेड ने मुझे बेच दिया तो ही मैं तुम्हें बेच पाऊंगा, ठीक है। यानी अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे मैसी, अगर वो बेच दे तो गुड्स हम तुम्हें बेच देंगे, है कि नहीं बात है, अगर गुड्स मिल जाए तो हम तुम्हें बेच देंगे, समझा के ना बात। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट गुड्स बोलते हैं। तो आइए बहुत अच्छे से बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। पूरा गुड्स का टॉपिक, राइट, अगर बोला जाए तो पूरा गुड्स का टॉपिक दो चीजों को कवर करता है। गुड्स क्या होते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, प्लस साथ के साथ कितने तरह के गुड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ा सेक्शन 6। तो दो सेक्शन को मिला के पढ़ना है, सेक्शन 2(7) और सेक्शन 6 को, तब आपको बात समझ में आएगी एक्चुअली में गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो दोस्तों, दो एलिमेंट्स आपके अब पूरे हो चुके हैं हमारे 5 एलिमेंट्स में से। बाकी जो है वो बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। पहला आप देख रहे हैं, राइट, सेक्शन 2(11) में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। यानी अगर आप ओनरशिप आप सामने वाले को पहुंचा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी जनरल। सर ये जनरल वर्ड क्या है, यही खतरनाक बात सीखने वाली है कि सर जनरल वर्ड क्या है, ठीक है ना। पहले देखते हैं ओनरशिप क्या होती है ना, दैट इज राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। यानी हिंदी में आपको क्या बताया, मालिक होने का अधिकार, जब हिंदी में बोलते हैं मालिकाना अधिकार। अगर आप किसी को अपने सामान का मालिकाना अधिकार देते हैं रिटन में, जिसमें आप बोलते हैं गुड्स से, किसमें तो बिल बनाते हैं ना, बिल,
अगर आपने बिल बना के दे दिया भैया ये मोबाइल आपका है, तो भैया वो मालिकाना अधिकार हो गया उसका, वो उस गुड्स का मालिक हो गया। अब वो उस गुड्स को फेंक दे, जला दे, दरिया में बहा दे, हमें उससे कुछ नहीं कहना भाई, उसके गुड्स है, उसने हमें पैसे दे दिए, कंसिडरेशन दे दिया, उसके पास मालिकाना अधिकार है, वो उन गुड्स के साथ कुछ भी करना चाहे वो उसकी मर्जी है। फेंक के मारे तोड़ दे, हम उससे नहीं कहेंगे भाई इतना महंगा सामान है यार ऐसे क्यों तोड़ रहे हो, उसकी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज ही हैज द ओनरशिप इन गुड्स, क्योंकि उसके पास मालिक होने का अधिकार आ चुका है। ठीक है जी, समझ में आ गई ना बात। एंड नॉट मियरली स्पेशल प्रॉपर्टी। अब आती है बात सर ये जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। अब सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल से सारी बातें समझ में आएंगी। अब भैया एक आदमी बहुत ही ज्यादा मजबूर है, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, उसने अपने कुछ गुड्स, है ना, राइट, अपने कुछ गुड्स, अब बताओ ज्वेलरी गुड्स होगी नहीं होगी। नॉर्मली हम देखते हैं इंडियन फिल्मों में कि भैया लाला के पास जाते हैं, ज्वेलरी गिरवी रख देते हैं। तो मान लो ज्वेलरी गुड्स क्या किए, गिरवी रख दिए, प्लेज कर दिए, गिरवी रख दिए लाला को। ठीक है जी, गुड्स क्या हो गए, गिरवी रख दिए गए हैं लाला। अब गुड्स तो लाला की कस्टडी में है, ठीक है, लेकिन वो गुड्स एक्चुअली में हैं किसके, गुड्स तो मजबूर के हैं, पर वो किसके पास रखे हैं गिरवी, लाला के पास रखे हैं। तो भैया जज साहब ने ये बोला मजबूर जो है, क्योंकि उसके पास उसकी एक्चुअली में ओनरशिप है, तो मजबूर इज द रियल ओनर। मजबूर क्या है, मजबूर है उसका रियल ओनर। ठीक है ना, तो रियल ओनर जो होता है, रियल ओनर को बोला जाता है उसके पास जनरल प्रॉपर्टी है। तो जनरल प्रॉपर्टी किसके लिए यूज हुई, जनरल प्रॉपर्टी उस बंदे के लिए यूज होती है हु इज रियल ओनर। समझने के लिए क्या बात याद रखेंगे, वो उसका रियल ओनर है। ठीक है जी बात। लेकिन वो गुड्स किसके पास रखे हैं, लाला के पास रखे हैं। लाला उन्हें कब बेचेगा, लाला उन गुड्स को कब बेचेगा, लाला उन गुड्स को तब बेचेगा जब मजबूर या तो प्रिंसिपल ना चुकाए, इंटरेस्ट ना चुकाए, यानी कि लोन वापस ना करे। अगर मजबूर ने लोन वापस नहीं किया तो लाला उन गुड्स को बेचकर लोन का पैसा क्या कर सकता है, वापस रिकवर कर सकता है। तो लाला के पास जब वो गुड्स रखे हैं तो हम बोलेंगे लाला के पास उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल ओनरशिप है या स्पेशल इंटरेस्ट है। यानी कि लाला इज नॉट द रियल ओनर बट ही हैज द स्पेशल ओनरशिप, कि वो ओनरशिप की तरह पे उसे तभी बेच पाएगा जब मजबूर उसका लोन ना चुकाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं गुड्स अपने किसी के पास गिरवी रख देता हूं, ठीक है, तो जिसके पास गिरवी रखे जैसे बैंक है ना, अगर मैंने बैंक को कोई सामान गिरवी रख दिया और लोन ले लिया बैंक से, राइट, तो वो बैंक की क्या बनेगी, स्पेशल प्रॉपर्टी बनेगी। और मेरी वो क्या है भैया, मेरी तो वो जनरल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं उसका रियल ओनर हूं। तो यानी कि जो रियल ओनर होता है वो जनरल प्रॉपर्टी बोली जाती है, और जो रियल ओनर नहीं होता पर उसका राइट है उसको रखने का, ठीक है, तो वो क्या बोली जाएगी, स्पेशल प्रॉपर्टी बोली जाएगी। समझ आ गया, ठीक है ना, तो यही बात लिखी है। अब देखो प्राइस, मजेदार बात, प्राइस क्या होता है, कोई बताने वाली बात है, प्राइस क्या होता है भैया, प्राइस होता है अगर तुम सामान बेचकर, है ना, मनी कंसीडरेशन ले रहे हो, मनी कंसीडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना, राइट, समझ गए ना बात, क्या ले रहे हैं हम, मनी कंसीडरेशन ले रहे हैं। उसके लिए एक बात समझते हैं। अब मान लो पहला सवाल, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देंगे भाई और बहनों। पहला सवाल बताओ, अगर मैं कहूं सलमान खान ने बोला जूते दो पैसे लो, ठीक है, जूते दो पैसे लो, क्या ये प्राइस में कवर होगा या नहीं होगा, ठीक है, प्राइस में कवर होगा या नहीं होगा। दूसरा, सलमान ने बोला जूते दो पैसे मत दो, है ना, जूते दो पैसे मत लो, है ना, तो मैंने बात, यानी कि एक तरीके से गिफ्ट, क्या ये प्राइस में कवर होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। तीसरा सवाल,
सलमान ने बोला भैया माधुरी दीक्षित को जूते दो, जल्दी निकालो जूते, ठीक है, और लड्डू लो, लड्डू, है ना, जितने रुपए के जूते कीमत बताओ, सबके लड्डू ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आखिरी बात सलमान ने बोली, भैया एक काम करो, जूते दो पैसे लो की जगह जूते दो। मान लो जूते थे, है ना, अज्यूम कर लेते जूते थे 1000 रुपए के, राइट, 1000 रुपए के थे, तो सलमान ने बोला जूते दो और जूतों के बदले 999 रुपए के बराबर के तो लड्डू ले लो। और भैया क्योंकि पैसे मांग रहे हो तो 1 रुपया शगुन का ले लो, 1 रुपी कैश। अब ये बात सामने आती है, 4 बातें। अब एक एक करके आपको बताना है कि क्या ये सेल होगी या नहीं होगी। जूते दो पैसे लो, यानी कि जूते दे रहे हैं, बदले में कैश मिल रहा, कैश। अब बताओ क्या ये होगा या नहीं होगा? ठीक है, क्या ये सेल में आएगा? सर सेल में तो आएगा। क्या ये प्राइस में आएगा? प्राइस में। तो आप क्या बोलोगे? सर कैश आ रहा है, अभी तो बोल देखा, प्राइस मींस मनी कंसीडरेशन, तो कैश तो आ रहा है, इट इज कवर्ड इन प्राइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जूते दो पैसे मत लो, यानी जूते तो दे दो पैसे मत लो। क्यों मत लो? गिफ्ट, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट, गिफ्ट मिल रहा है तो क्या सामान बिकेगा? अभी तो पढ़ा डेफिनेशन में, बेचना तो बहुत जरूरी है, सेल होना बहुत जरूरी है। तो जब सामान बिक ही नहीं रहा तो प्राइस की बात ही नहीं आई। सबसे खतरनाक बात जिसे आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हो? बार्टर सिस्टम। अगर बार्टर सिस्टम है तो जूते दो लड्डू लो, यानी जितने के जूते, अगर 1000 रुपए के जूते तो 1000 रुपए के हमसे लड्डू ले जाओ। तो जितने के लड्डू ले जा रहे हो, क्या ये प्राइस में आएगा नहीं आएगा? बार्टर सिस्टम। सबसे खतरनाक बात, बार्टर सिस्टम प्राइस में नहीं आएगा। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, ये पहुंचा कोर्ट की दहलीज पर, जूते दो, ठीक है जी, 999 रुपए के तो लड्डू ले जाओ, पैक कर दिए, डब्बे लगा दिए लड्डू के, ठीक है, लड्डू ले जाओ। और क्योंकि कैश की बात करो तो 1 रुपया शगुन का कैश ले जाओ। अब बताओ क्या ये प्राइस में कवर होगी या नहीं होगी ट्रांजैक्शन? सेल तो लड्डू की हो रही है या जूतों की हो रही है सेल, तो जूते तो गुड्स हो गए, लेकिन क्या ये प्राइस में कवर करेंगे या नहीं करेंगे? सोच समझ के जवाब दें। तो ये केस आया आपका शेल्डन वर्सेस कॉक्स, शेल्डन वर्सेस कॉक्स। इस केस ने इसका फैसला सुनाया कि भाई क्या ये कवर होगा या नहीं होगा। तो सोचो, बार्टर सिस्टम है, 99.99% बार्टर है, सिर्फ मात्र छोटा सा हिस्सा क्या है? कैश में है। अब बताओ प्राइस का मतलब क्या होता है? मनी कंसिडरेशन इन, है ना, मनी कंसिडरेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में पैसा आ रहा है। तो जब जज सामने बहुत गहराई से पढ़ा तो बड़ी मजेदार बात सामने आई, ठीक है। जज साहब ने बोला 1 रुपया कैश आ रहा है ना, अगर 1 रुपया कैश आ रहा है तो मैं तो 1 रुपया क्या मान रहा हूं? मनी मान रहा हूं, ठीक है। समझ ना बात? भैया मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत कितनी शिद्दत से, कितनी परसेंटेज से, उसकी परसेंटेज थोड़ी निकाली जाती है कि नहीं बात? मैं तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करता हूं, शाहरुख खान बन गया, हाथ फैला दिया, हाथ फैला दिया आपने, तो भाई उसका मेजरमेंट कैसे होगा कि मैं 100% करता हूं, 50% करता हूं, 70% करता हूं? तो मोहब्बत की मेजरमेंट नहीं हो सकती ना। ऐसे ही जज साहब ने क्या बोला, लॉ में क्या लिखा है? मनी कंसीडरेशन। मनी कंसीडरेशन का मेजरमेंट नहीं बताया कि 99% मनी होना चाहिए या 1% मनी होना चाहिए या 0.00% मनी होना चाहिए, ऐसा नहीं बताया ना। तो जज साहब ने बोला जब लॉ ने मनी कंसीडरेशन की परसेंटेज नहीं बताई तो जरा सा, ठीक है, जरा सा मनी भी, जरा सा पैसा भी मैं क्या मानूंगा? मनी कंसीडरेशन में माना जाएगा, है ना। बिल्कुल राजेश खन्ना की तरह, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बिल्कुल वही। तो एक चुटकी अगर मनी भी होगा तो वो मनी तो है ही, तो मनी कंसीडरेशन हो गया। समझ गए तुम? जज साहब ने क्या बोला? ये प्राइस में कवर करेंगे, इट इज कवर इन प्राइस। तो ये भैया प्राइस में कवर किया जाएगा। आइए बात समझ में आ चुकी होगी। ये सारे क्वेश्चन क्या करोगे? ध्यान से नोट करेंगे।
राइट। अब देखो, अगर देखें ध्यान से तो यही बात लिखी है आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा है? देयर मस्ट बी अ प्राइस। प्राइस होना चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो। प्राइस मीन्स मनी, पैसा, कैश, ठीक है ना। फॉर द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स जब बिके तब का कैश। व्हेन कंसिडरेशन इज ओनली गुड्स यानी कि बार्टर सिस्टम आ गया, राइट। इट अमाउंट्स टू बार्टर एंड नॉट द सेल, यानी कि जूते दो लड्डू लो, ये वाली बात कवर होगी। व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसे क्या मानेंगे? गिफ्ट। अगर कंसिडरेशन ही नहीं है और गिफ्ट है तो क्या होगा? कोई सेल या प्राइस में कवर नहीं होगी बात, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड उसे कवर नहीं करेगा, क्योंकि सेल कोड सबके लिए सेल तो होनी चाहिए। सबसे खतरनाक बात, शेल्डन वर्सेस कॉक्स, ये है मजेदार चीज। However, the consideration may be partly in money and partly in goods. कुछ हिस्सा पैसा हो सकता है, कुछ हिस्सा गुड्स भी हो सकता है। Partly in money and partly in goods. Because कहीं भी लॉ में ऐसी बात लिखी नहीं है कि पार्टली कंसिडरेशन में आप बार्टर सिस्टम नहीं चला सकते। पार्टली बार्टर अलाउड, और कोई परसेंटेज भी डिफाइन नहीं है। मोहब्बत कितनी परसेंटेज से है? मोहब्बत की परसेंटेज डिफाइन नहीं है। 10%, 5%, 100%, 90% मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे इतनी सी क्यों ना हो, ठीक है, राइट। तो अगर 1 रुपया भी है तो क्या माना गया? पार्टली बार्टर माना गया। तो जज साहब ने कहा वो प्राइस में कवर होगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये हो गया हमारा प्राइस। और आखिरी, ठीक है ना, आखिरी बात को पढ़ने से पहले आप ध्यान से देखो ये शानदार वीडियो। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ, इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? बता, हिंदू कौन सा है, मुस्लिम कौन सा है? बता। जब बनाने वाले फर्क नहीं किया तो तू कौन होता बनाने वाला? है कि नहीं बात, राइट। तो भैया जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू कौन होता है फर्क करने वाला? यही बात जज साहब ने बोली। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है ना, आपको पहले ही बताया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही 76 से लेके 123 ये सेक्शन किसके थे? सेल्स ऑफ गुड्स के नाम कर दिए। तो जब बनाया गया था तो बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है और सेल्स ऑफ गुड्स क्या होता है। तब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, जिसे हम प्यार से सोगा बोल दोगे। सेल्स ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? एक ही थे, यानी बिल्कुल नाना पाटेकर की तरह हिंदू का खून और मुस्लिम का खून अगर एक ही है तो फर्क क्यों है बनाने में? तो सेल्स ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट जब एक ही थे तो फर्क क्यों है बनाने में? कोई फर्क नहीं है ना। तो यही बात तो बोल रहे हैं। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया तो उसके जो सेक्शन 10 के एलिमेंट्स थे उन्हें क्या पढ़ने की जरूरत है? फ्री कंसेंट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें, राइट, कैपेसिटी, जितने भी आपने फ्री कंसेंट के 10 एलिमेंट्स पढ़े हैं, क्या अब उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत है? नहीं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हो तो आधी बातें तो आप ऑटोमेटिकली सेल्स ऑफ गुड्स की पढ़ ही चुके हो, इसलिए तो छोटा एक्ट रह गया ये, ठीक है। तो सेक्शन 10 की सारी बातें ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाएंगी सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर, ठीक है। कंपिटेंसी, लीगलिटी, कंसिडरेशन, सारी बातें ऑटोमेटिकली किसके ऊपर कवर हो गई? सेल्स ऑफ गुड्स पे लग गई। सिंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी तो क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हम, तुम और मैं स्पेशली प्रैक्टिकल लाइफ में किसी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर की जगह एक बिल के थ्रू करते हैं, और बिल पे साइन कर दिए और बिल पे साइन कर दिए, ठीक है। तो ये भी तो स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो सेल्स ऑफ गुड्स में जो आप बिल बनाते हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो एग्रीमेंट टू सेल स्मगल गुड्स इज नॉट वैलिड बिकॉज इट ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। अगर आप ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे तो वहां पता लगेगा कि भैया स्मगलिंग गुड्स या ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता है ना, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड होता है, तो वो वाले कॉन्सेप्ट भी यही लगेगा। एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड पापा ने बोल रखा है, पापा ने क्या बोला है, पापा ने बोला है वो इलीगल है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे वॉइड मानेगा। तो सेल्स ऑफ गुड्स भी कह रहा है अगर वो गुड्स इलीगल हैं, अनलॉफुल हैं, राइट, अगर वो गुड्स इलीगल और अनलॉफुल हैं तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी उन गुड्स को इलीगल करार देकर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जितने भी सेक्शन 10 के एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो ऑटोमेटिकली सेल्स ऑफ गुड एक्ट पर एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो ये था आज का बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, जिसमें लगभग बहुत सारी चीजें आज हमने इस लेक्चर में कवर कर ली हैं। गुड्स क्या होता है, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट का बेसिक्स क्या होता है, बहुत डिटेल में कवर किया है। तो उम्मीद है बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ध्यान से रिवाइज करेंगे, राइट, और याद करेंगे विद सेक्शंस। सिर्फ एक ही केस लॉ पढ़ा आज हमने, शेल्डन वर्सेस कॉक्स, उम्मीद है वो याद हो चुका होगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक नई शानदार जानदार वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक आपको बताइए करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हम ला सके पूरे में से पूरे नंबर। तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।